वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 1000 एमसीक्यू जो कि सीएचओ, बीएफयूएचएस और जो स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं व्यापम की तरफ से एमपी में। तो इन सभी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही साथ जब भी मैं आपको जो 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ प्रोवाइड कराती हूँ तो इसमें नाम के लिए यहाँ पर 1000 एमसीक्यूज़ हैं, और क्योंकि जो 1000 एमसीक्यूज़ से ज़्यादा भी एमसीक्यूज़ हो जाते हैं आपके लिए तो वो हेल्पफुल ही रहेंगे आपके लिए। एक क्वेश्चन में आपके 4 से 5 क्वेश्चन है जो क्लियर हो जाते हैं। तो ये भी नहीं है कि एक वीडियो में आपको ओनली 15 से 16 क्वेश्चन मिल रहे हो। आई होप आप लोग ये बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके सीएचओ राजस्थान, एमपी व्यापम का पेपर है, जो बीएफयूएचएस का पेपर है, सीआरपीएफ का एनसीएल का पेपर है। सभी एग्जाम्स की डेट है जो धीरे धीरे आती जा रही हैं, बट अभी तक एमपी सीएचओ और राजस्थान सीएचओ की एग्ज़ाम डेट है जो कंफर्म नहीं हुई है, बट वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पर वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें। जैसे ही वीडियोस पब्लिश करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। तो यहाँ पे गाइज मैंने लास्ट वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था फॉर 30 to 65 ईयर्स एज ग्रुप फीमेल्स पैप टेस्ट शुड बी डन इन एवरी ईयर। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर है जो 5 ईयर बताया है, और जो सही आंसर भी है। एक्चुअल में जो पैप टेस्ट होता है किसके लिए किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर के लिए, सर्विक्स कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। तो सर्विक्स जो पैप स्मीयर होता है तो एवरी 5 ईयर होता है। कब? जब 30 से 65 साल तक की एज ग्रुप के लोगों में, फीमेल्स में, और 21 से 29 साल तक की एज ग्रुप की फीमेल में हर 3 साल में परफॉर्म किया जाता है। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी है कि जब 21 से स्टार्टिंग ही होती है इस टेस्ट की 21 ईयर एज से फीमेल्स में, 21 to 29 ईयर्स एज में कितना होगा? इन एवरी 3 ईयर। बट आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है 30 to 65 ईयर्स में, तब आएगा 5 साल में। हर 5 साल में आपके लिए जो फीमेल्स हैं उनके लिए सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए पैप टेस्ट है जो किया जाता है। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में जो महाराष्ट्र सीएचओ का पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, यहाँ पर इस वीडियो का क्वेश्चन हम फर्स्ट पढ़ेंगे हम। ऑल ऑफ द बिलो आर साइन ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट एक्सेप्ट। तो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के सभी साइन हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है यहाँ पर एब्सेंस ऑफ पल्स, डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के यहाँ पर जो साइन है बट किसी एक को छोड़कर, तो एब्सेंस ऑफ पल्स रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पर डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल रहेगा, इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी रहेगा। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि जो हार्ट है वो एब्रप्टली तरीके से क्या कर देगा? बंद, बीटिंग करना है जो काम करना क्या करेगा? बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा, जिसके कारण हार्ट के फंक्शन, ब्रीदिंग, कॉन्शियसनेस, इन सभी चीज़ों पर असर पड़ेगा इसका। तो यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, ये मेन साइन किसका है? ओपियोइड पॉइजनिंग का, ओपियोइड टॉक्सिसिटी का। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी कि जो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट है तो उसके साइन क्या है, बट जो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल है कभी भी कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के पेशेंट में देखने को नहीं मिलेगी, उनमें डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल ही देखने को मिलेगा। तो जो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल है, पुतलियों का सिकुड़ना जिसको हम हिंदी में कहें, तो ओपियोइड ओवरडोज और ओपियोइड पॉइजनिंग के कारण होगा। नेक्स्ट इज इन प्री मैच्योर बेबी लेस देन 2 किलोग्राम बर्थ वेट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर विच वैक्सीन। तो आपने अलग अलग कैटेगरीज के बेबीज पढ़े हैं, लो बर्थ वेट बेबीज, टर्म बेबीज, प्रीटर्म बेबीज, ऑल ओवर टाइप के बेबीज। तो यहाँ पर प्री मैच्योर बेबी है जिसका बर्थ वेट कितना है? लेस देन 2 kg, 2 किलो से भी कम बर्थ वेट है। तो उसको कौन सी वैक्सीन है जो कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी, हम उसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है ओपीवी, मीजल्स, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो जिन भी बेबीज का बर्थ वेट कितना हो, लेस देन 2 kg हो, तो उनमें हम जो वैक्सीन एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं वो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, हेपेटाइटिस बी।
तो जो वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट जो दी जाती हैं आफ्टर द बर्थ, लेकिन जिन बेबीज़ का बर्थ वेट कितना हो, प्रीमेच्योर हो, लेस देन 2 kg हो, उनके लिए वैक्सीन हम नहीं दे सकते। बहुत ही कम इफेक्टिव रहेगी, लेस इफेक्टिव रहेगी। जब भी उन बेबीज़ का बर्थ 1 मंथ की एज, 2 मंथ की एज तक कितना हो जाए, 2 kg से ज़्यादा हो जाए, तो हम उनको फिर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। Next is transportation of triglycerides from liver to adipose tissue is the function of which of the following lipoprotein। तो जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं जो लिवर से एडिपोज टिश्यू में ट्रांसफ़र होंगे, तो ये जो फंक्शन है किस लिपोप्रोटीन का फंक्शन है। आपने पढ़ा होगा कि एडिपोज टिश्यू में जो फैट का डिपोजिशन होता है, तो आपके लिए पता होना चाहिए कि जो फैट का डिपोजिशन हो रहा है एडिपोज टिश्यू में, लिवर से एडिपोज टिश्यू तक जो ट्राइग्लिसराइड्स जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो ये कौन है जिसको कैरी करके लिवर से एडिपोज टिश्यू तक ट्रांसफर कर रहा है। आपने अलग अलग तरीके के लिपोप्रोटीन्स पढ़े होंगे। एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वीएलडीएल दैट मीन्स वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड सी है यहाँ पर एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और डी नन ऑफ दी अबव। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम लिवर टू एडिपोज टिश्यू, ये काम किसका है, ये काम है वीएलडीएल का, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का। और एक क्वेश्चन और आपको एग्जाम में आता है कि जो किस कैटेगरी का लिपोप्रोटीन है जिसको गुड लिपोप्रोटीन है जो कहा जाता है, तो वो है एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो क्या करता है, आर्टरीज में जो भी प्लग फॉर्मेशन हो रहा है, लिपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो रहा है आर्टरीज में, कहाँ पे ले जाएगा, उस प्लग को क्लियर करेगा और लिवर के थ्रू उसको क्या करवाएगा, बॉडी से बाहर निकलवाएगा। और एलडीएल है जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, क्योंकि आर्टरी में क्या करता है, जो कोलेस्ट्रॉल है उसका फॉर्मेशन करेगा। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो वो है एचडीएल। बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में क्या आता है, एलडीएल। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। तो लिम्फ फ्लूइड का यदि प्लूरल स्पेस में कलेक्शन हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन है हीमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स, काइलोथोरेक्स और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो हीमोथोरेक्स का मतलब है कि प्लूरल स्पेस में ब्लड का एक्यूमुलेशन होना, हीम का मतलब यहाँ पर है ब्लड। न्यूमोथोरेक्स का मतलब है कि किसी भी तरीके का फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना प्लूरल स्पेस में। काइलोथोरेक्स का मतलब क्या, लिम्फ फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना प्लूरल स्पेस में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज विच फूड आइटम हैज द हाईएस्ट कैलोरी। इनमें से किस फूड आइटम में सबसे ज़्यादा कैलोरी है जो प्रेजेंट रहेगी, या फिर ये भी कह सकते हैं हाईएस्ट सोर्स है एनर्जी का हमारी बॉडी में, कौन सा फूड आइटम्स। ऑप्शन है यहाँ पर फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, और डी है यहाँ पर प्रोटीन। तो सबसे हाईएस्ट कैलोरी का सोर्स माना गया है वो क्या है, फैट, क्योंकि 1 ग्राम फैट से कितनी किलो कैलोरी मिलती है, 9 किलो कैलोरी, एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से जो कैलोरी मिलती है वो ओनली 4 किलो कैलोरी मिलेगी आपके लिए, बट 1 ग्राम फैट से जो कैलोरी मिलेगी वो कितनी होगी, 9 किलो कैलोरी। इसीलिए फैट को क्या कहा जाता है, हाईएस्ट सोर्स कहा जाता है कैलोरी के लिए। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए, फैट। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट सम्स अप और कॉन्स्टिट्यूट अ डिसीज इज नोन एज। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं, एक साथ हैं, या फिर क्लस्टर में भी हम कह सकते हैं बहुत सारे सिम्टम्स हैं किसी डिसीज के, तो क्या कहलाएंगे। ऑप्शन है साइन, सिम्टम, सिंड्रोम, या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम या फिर क्लस्टर में बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं आपकी बॉडी में एक साथ आ रहे हैं, शो हो रहे हैं, तो क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं सिंड्रोम। बहुत सारी डिसीज़ का एक ही साथ होना, इकट्ठे सिम्टम्स शो होना हमारी बॉडी में, क्या कहलाता है, सिंड्रोम। साइन और सिम्टम्स को लेके भी क्वेश्चन आते हैं कि सिम्टम्स सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, या फिर साइन ऑब्जेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर सिम्टम्स की बात करते हैं हम पहले। तो सिम्टम्स क्या है, इज अ सब्जेक्टिव दैट इज अप्रेंटी ओनली टू द पेशेंट।
तो सिम्टम्स क्या है, पेशेंट बताएगा कि उसके लिए ये चीज़ हो रही है, सब्जेक्टिव हो है, मतलब कि यदि आपको कुछ दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आप उसको बता सकते हैं। सब्जेक्टिव है, आप बता रहे हैं डॉक्टर्स के लिए। साइन का मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी शो कर रही है, दिखा रही है। जैसे कि साइन क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, एविडेंस है आपकी बॉडी पर, प्रूफ है कि आपको किसी भी तरीके के रैसेस आ रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं मान लीजिए फेस पे, तो क्या हो जाएंगे, साइन कहलाएंगे। इस तरीके से आपको साइन और सिम्टम में डिफरेंस याद रखना है। एग्जाम में आपको आ सकते हैं कि साइन सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज बेबी बर्थ वेट ऑफ 1000 to 2000 ग्राम आर टर्म्ड एज। एक बेबी का बर्थ वेट कितना, 1000 से 2000 ग्राम के बीच में है, तो ये किस कैटेगरी का बेबी होगा। लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट बेबी, स्मॉल फॉर डेट बेबी एंड एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज। जिस बेबी का बर्थ वेट 1000 से 2000 ग्राम तक के बीच में हो, क्या कहलाएंगे, कहलाएंगे वेरी लो बर्थ वेट बेबीज। जो बेबीज, जो नॉर्मल बर्थ वेट कंसीडर किया गया है वो कितना है, 2.5 to 3.5 kg है, जो नॉर्मल बर्थ वेट है। यदि यही बर्थ वेट है जो इन्फेंट में, जो बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg हो या फिर 2500 ग्राम से कम हो, तो क्या होगा, लो बर्थ वेट बेबीज। वेरी लो में क्या होगा कि इन्फेंट का जो बर्थ वेट है वो 1500 ग्राम से कम होगा, वो होंगे लो, वेरी लो बर्थ वेट बेबीज। और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट का मतलब है कि बेबीज का जो बर्थ वेट है लेस देन 1000 ग्राम, तो क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज। और बेबीज के लिए अलग और अदर कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन जेस्टेशनल एज के हिसाब से। तो प्री टर्म बेबी, जो बॉर्न हुए हैं बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ जेस्टेशन। टर्म बेबी, जो 37 से 42 वीक का जो जेस्टेशनल पीरियड है उसको कंप्लीट करके पैदा हुए हैं। और पोस्ट टर्म बेबी जो 42 कंप्लीटेड वीक के बाद है, जो उसके बाद ही हुए हों जेस्टेशनल पीरियड के बाद, तो क्या है, पोस्ट टर्म बेबी। तो यहाँ पे आपको जेस्टेशनल पीरियड के हिसाब से भी याद रखना है और बर्थ वेट के हिसाब से भी, दोनों कैटेगरीज के बेबी को याद रखना है। नेक्स्ट इज फर्स्ट टीथ ऑफ बेबी कम्स आउट एट विच एज। बेबी में जो पहले दांत हैं वो कब देखने को मिलते हैं, 3 मंथ, 4 मंथ, 2 मंथ या फिर 6 मंथ। तो बेबी में जो टीथ इरप्शन होता है पहली बार वो कब होता है, 6 मंथ की एज में। नेक्स्ट इज एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, दैट मीन्स PSC लेवल, वैक्सीन आर स्टोर्ड इन। प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर वैक्सीन का स्टोरेज है जो किस तरीके से किया जाता है। ऑप्शन है डीप फ्रीजर, कोल्ड बॉक्स, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर या फिर वॉक इन कोल्ड रूम। तो PSC सेंटर पर जो वैक्सीन का स्टोरेज किया जाता है होता है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी। ये क्वेश्चन है जो यहाँ पर कई बार एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन, स्पेशली CHO और स्टाफ नर्स के जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं उनमें। नेक्स्ट इज सिलिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। सिलिंग टेस्ट है किसकी कमी को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, साइनोकोबालामिन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी या फिर आयोडीन डेफिशिएंसी। तो सिलिंग टेस्ट है जो परफॉर्म किया जाता है विटामिन B12 और साइनोकोबाल की कमी को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि हमारी बॉडी में साइनोकोबालमिन और विटामिन B12 है प्रॉपरली कहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है, बॉडी के किस पार्ट में प्रॉपर तरीके से इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसी की कमी को आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट परफॉर्म होता है वो स्लिंग टेस्ट। तो इसकी अलग अलग स्टेज होती हैं, स्पेशली 4 स्टेज होती हैं। और जनरली आपको एग्जाम में क्वेश्चन यदि डायरेक्ट ऐसा ना आए कि साइनोकोबाल डेफिशिएंसी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, फिर विटामिन B12 की कमी के लिए, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि परनीसियस एनीमिया आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा है। तो सिलिंग टेस्ट, क्योंकि परनीसियस एनीमिया है जो किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन B12 और साइनोकोबालमिन की कमी के कारण। नेक्स्ट इज टाइफाइड फीवर इज विच टाइप ऑफ डिसीज। टाइफाइड फीवर है किस टाइप की डिसीज है, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल या फिर स्किन डिसीज। टाइफाइड का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, साल्मोनेला टाइफी, और एक तरीके का क्या है, बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी, बैक्टीरियल। और साल्मोनेला टाइफी किसके थ्रू होता है, पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज विच कार्डियक मार्कर राइज्ड फर्स्ट इन मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन।
एमआई की कंडीशन होती है यदि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, तो सबसे पहले कौन सा कार्डियक मार्कर है जो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन है सी के एम बी, SgO2, मायोग्लोबिन, और डी है यहाँ पर ट्रोपोनिन। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है मायोग्लोबिन और ट्रोपोनिन में, तो ये सभी कार्डियक मार्कर हैं, बट जो सबसे पहले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन में जो कार्डियक मार्कर का लेवल बढ़ेगा वो होगा मायोग्लोबिन। ट्रोपोनिन का लेवल क्या है, ये डिटेक्टेबल नहीं होगा 6 आवर तक। यदि मायोकार्डियल सेल इंजरी हुई है तो ये क्या है, नॉट डिटेक्टेबल फॉर 6 आवर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मायोकार्डियल सेल इंजरी। बट जो मायोग्लोबिन का लेवल है ये सबसे पहले डिटेक्ट हो जाएगा कि आपको एमआई की कंडीशन है। लेकिन ट्रोपोनिन यदि आपको 6 घंटे पहले तक एमआई अटैक आया है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन हुई है, 6 घंटे तक ट्रोपोनिन का लेवल आपके ब्लड से आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा बढ़ रहा है कि घट रहा है, बट मायोग्लोबिन का लेवल है जो तुरंत पता चल जाएगा बढ़ा हुआ। तो यहाँ पर फर्स्ट जो कार्डियक मार्कर होगा जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन में बढ़ेगा वो क्या होगा, मायोग्लोबिन। सेकंड पे हम कह सकते हैं ट्रोपोनिन, क्योंकि ट्रोपोनिन क्या है 10 से 12 घंटे के बाद जो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स रहेंगे उसके बाद है जो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन तुरंत क्या होगा, मायोग्लोबिन। नेक्स्ट इज कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज सीन इन चिल्ड्रन। बच्चों में जो मोस्ट कॉमन कैटेगरी का फ्रैक्चर है वो कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पर पॉट्स फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, क्लेविकल फ्रैक्चर या फिर कोलिस फ्रैक्चर। तो बच्चों में पूछा है 10 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों में जो मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर देखने को मिलता है वो होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो बच्चे हैं 10 साल तक की कैटेगरी के, 10 ईयर्स एज तक के, तो उनमें मोस्टली जो फ्रैक्चर होता है वो होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का मतलब होगा कि जो बोन है बेंड होगी, क्रैक होगी, लेकिन टूटेगी नहीं, कंप्लीटली सेपरेट नहीं होगी पीस में, पार्ट में। जैसे आप किसी एक लकड़ी को तोड़ेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड होने के पहले वो थोड़ा सा अटक के रह जाएगी, सेम वही कंडीशन यहाँ पर होती है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में। इसका नाम ही दिया गया है, जो ग्रीन का मतलब है यहाँ पर ब्रांच ऑन अ ट्री, और यहाँ पर टूटना क्या है, टूटेगा बट क्या होगा, पीस में डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट इज टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन। ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन का इंडिया में कब फॉर्मेशन हुआ था। इसका फॉर्मेशन हुआ था February 23, 1939 को। 23 फरवरी 1939 को इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, और ये रहा उसका लोगो, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग सोनोग्राफी स्नो स्टॉर्म अपीयरेंसेस सीन इन। तो सोनोग्राफी की हो रही है तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलेंगे, तो ये किस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन है हाइडेटिफॉर्म मोल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, और डी नन ऑफ दी अबव। तो सोनोग्राफी में स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलते हैं आइडेंटिफॉर्म मोल में। आइडेंटिफॉर्म मोल क्या है, एक नॉन कैंसरस ट्यूमर है जो यूट्रस में डेवलप होगा, इससे जो वायबल प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगी। A non-cancerous tumor that develops in the uterus as a result of a non-viable pregnancy. Next is respiratory center are stimulated by. Respiratory center है जो किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है, ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कैल्शियम। तो रेस्पिरेटरी सेंटर में स्टिमुलेशन होता है मेनली CO2 के द्वारा। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर है जो क्या है तो वो है मेड्यूला, लेकिन यहाँ पर स्टिमुलेशन पूछा जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर में स्टिमुलेशन होगा, बट ऑक्सीजन के कारण थोड़ा बहुत होता है। यदि ऑक्सीजन का लेवल घट जाए आर्टेरियल ब्लड में तब क्या होगा, कम इफेक्ट पड़ेगा, बट CO2 का लेवल बढ़ेगा तब ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा रेस्पिरेटरी सेंटर पर। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेसमेंट फॉर अ पेशेंट हु इज हैविंग वेरी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। किसी पेशेंट में यदि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की कंडीशन है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेसमेंट क्या होगा, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, स्किन कलर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट या फिर यूरिन आउटपुट। इसका आंसर मैं जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें बताऊंगी। सो आई होप आपके लिए क्वेश्चन है जो हेल्पफुल रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।